हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? जल्दी से बताओ, ठीक हो ना सब? तो हम यहाँ पर करने वाले हैं समरी चैप्टर नंबर 3 की। ओके, वन बाय वन हर एक पॉइंट को देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमें एक बार बस देख लेना है, समझ लेना है। एक बार देख लोगे सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि जो तुमने पीछे पढ़ा होता है चैप्टर में वही समरी में बना के लिख दिया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स करके। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन्हीं को लिख दिया जाता है। तो चलें बच्चा लोग आगे, बता दो, टाइप करके बता दो। आगे बढ़ें, बताओ। तो देखो, समरी में सबसे पहला पॉइंट है अ ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोला जाएगा? इफ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम, समय के साथ अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशन में कब बोला जाएगा? कि समय के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो। मतलब मैंने तुमसे बोला चलो चिंटू, मैंने तुमसे फ़ोन किया, मैंने बोला चिंटू अभी कहाँ हो तुम? चिंटू ने बोला मैं ना सर पार्क में हूँ, पार्क में खेल रहा हूँ। 4 बजे मैंने फ़ोन किया था चिंटू को। फिर मैंने कहा देखूँ ये लड़का पढ़ भी रहा है कि नहीं। चिंटू मस्ती ही करता रहेगा। मैंने किया 5 बजे फ़ोन। मैंने कहा चिंटू, हेलो चिंटू, कहाँ हूँ? चिंटू ने बोला मैं घर पर हूँ अपने। ठीक है, घर पर हूँ मैं अपने, बोल दिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ? समय बदल गया, समय चेंज हो गया, उसके साथ उस व्यक्ति की पोजीशन भी बदल गई। चिंटू पहले पार्क में था, अब घर पर है। 4 बज रहे थे, अब 5 बज रहे। तो समय के साथ क्या हुआ? उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसको क्या बोला? मोशन बोला। ठीक है, अगर किसी की समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड with reference to the conventionally choosing origin। conventionally choosing origin हम इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। इसको क्या है, हमने माना है कि यहाँ पर कोई पोजीशन है, कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा 0,0 मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये क्या है, कन्वेंशनली हमने ये मान लिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन आपको कहाँ से डिसाइड करनी है? ओरिजिन से डिसाइड करनी है। मान लो ये ओरिजिन था यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से मैंने कोई भी पी पॉइंट ले लिया, इस पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, तो पोजीशन हमने इसकी डिसाइड कर दी कि ये 30 समय बाद x, y पर होगा, अगर इधर टाइम और इधर पोजीशन में ग्राफ बनाए हम तो। ठीक है, तो कन्वेंशनली हमने मान लिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ से लेनी है? ओरिजिन से लेनी है। फॉर मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, पोजीशन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्या होगा कि ये रहा राइट साइड और ये रहा लेफ्ट साइड। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो हमने क्या मान लिया है कि ओरिजिन के, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और लेफ्ट साइड में क्या होगी? नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूँ तो प्लस एक्स इधर और माइनस एक्स इधर हो जाएगी। तो ये हमने क्या है, अपनी सुविधा के लिए मान लिया है कि पोजीशन को ओरिजिन से डिसाइड करें। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, पहला पॉइंट क्लियर है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी भी दूरी चली हो उस टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। मैंने बोला कि एक व्यक्ति ए है और उसका घर है यहाँ पर, उसका स्वीट होम कहाँ है? यहाँ पर। ओके, इधर से घुसेगा तो एक व्यक्ति के घर के जाने के रास्ता क्या है? इस तरह से एक सीधा भी ऐसे चले जाओ, और दूसरा रास्ता कैसा है?
थोड़ा घूम के गलियों में मस्ती करते हुए घूम के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके फिर ऐसे करके है उस व्यक्ति के घर का रास्ता। तो वो व्यक्ति एक बार यहाँ से यहाँ तक गया तो ये भी क्या होगी, जितनी दूरी ये चल के गया वो पाथ लेंथ होगी। वही मैंने बोला कि व्यक्ति है इस वाले पाथ से गया, इस वाले से ऐसे टक 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 टक, तो जितनी दूरी कवर करी ऐसे इस रास्ते से, जितनी लेंथ पाथ की कवर करी, इसी को पाथ लेंथ बोलेंगे। समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझे, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, कि एक ऑब्जेक्ट जो ये व्यक्ति था, ये कंटाला इस तरह से, ये कंटाला इस तरह से था, वो अपने घर से यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इनिशियल जो व्यक्ति जिस पोजीशन पर खड़ा था यहाँ पर, और फाइनली इसका घर होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे व्यक्ति इस वाले पाथ से जाए या सीधे स्ट्रेट वाले पाथ से जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, क्योंकि इनिशियली ये व्यक्ति यहाँ पर है और फाइनली ये व्यक्ति कहाँ है, अपने घर में है। तो इनिशियल और फाइनल चेंज तो सेम आएगा ना, चाहे वो इस पाथ से जाए चाहे इधर वाले पाथ से जाए। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों ही तरफ से सेम होगा, लेकिन पाथ लेंथ क्या होगी, बदल जाएगी, ये ज़्यादा होगी ये कम होगी। समझ में आ गया, पाथ लेंथ क्या होगी, बदल जाएगी। अब बोल रहा है पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम पॉइंट। हाँ सही बात है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पाथ लेंथ जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन होगी या बराबर हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और पाथ लेंथ क्या होती है, वो स्केलर होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा पाथ लेंथ में, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए बच्चों, बताओ समझ गए कि नहीं। ओके, तो जो पाथ लेंथ है, ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया या इस पाथ से गया, लेंथ तो हमेशा बड़ी ही रही, मतलब इस पाथ से गया तो इसकी लेंथ ज़्यादा रही, पाथ लेंथ। इससे गया तो डिस्प्लेसमेंट और लेंथ दोनों ही बराबर रही, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रही उस व्यक्ति की। तो क्या कह सकते हैं, जो पाथ लेंथ होती है वो या तो बड़ी होगी या बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डी से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता पाथ लेंथ से। समझ गए। तो क्या करना है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है, उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कब बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर सेम समय में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो उसकी मोशन को क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर पा रहा है
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ओके, पॉइंट नंबर 5 क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इफ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया जाए टाइम इंटरवल से, तो जो निकल कर आएगा वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। हमने पढ़ा था, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये भी वेक्टर होगी, ये भी वेक्टर होगी। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते थे? चेंज इन पोजीशन लिख सकते थे। x2 माइनस x1 वेक्टर है इसलिए वेक्टर लगा दो, अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते हैं इस तरह से, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एवरेज हो जाएगी, या फिर v लिख के vc लिख देंगे इस तरह से। समझ में आ गया? एवरेज वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, यही क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ओके, ऑन एन एक्स टी ग्राफ, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएं बच्चों इस तरह से, ये एक्स एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, वो बाई एक्सिस पर, और टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर। तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा? एक्स टी ग्राफ। द एवरेज वेलोसिटी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ बना है हमारा, इस तरह से। ये एक्स एक्सिस से एंगल कोई थीटा है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या देगा? हमें देगा एवरेज वेलोसिटी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो मैंने एक ये समय ले लिया t1 और t2, t1 और t2 समय ले लिया, तो इस इंटरवल में जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप यही क्या देगा? यही क्या देगा हमें? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मान लो यहाँ पर इस तरह से देखो, t1 टाइम पर x1, t1 टाइम पर x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, और t2 टाइम पर x2 पर है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है, क्या होता है बच्चा लोग जल्दी टाइप करो, स्लोप क्या होता है? जल्दी से टाइप कर दो। तो स्लोप होता है, टेन थीटा से भी निकाल लेते हैं, एक तो टेन थीटा होता है, और दूसरा जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है अपॉन एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। अगर एवरेज की बात करें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। समझा? समझा कि नहीं समझा भाई? बोल दो जरा, बोल दो बच्चों। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर स्लोप को कैसे लिख सकते हैं? जो वाई एक्सिस पर चेंज आ रहा है, इतना आ रहा है चेंज यहाँ से यहाँ तक का, तो x2 माइनस x1 अपॉन टाइम में चेंज आ रहा है एक्स एक्सिस पर, t2 माइनस t1, और यही क्या है? यही है स्लोप। तो स्लोप क्या बता देगा? क्या बता देगा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गया? एक्स टी ग्राफ जो होगा वो क्या देगा हमें? एवरेज वेलोसिटी। अब पॉइंट नंबर 6, एवरेज स्पीड। देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, और जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ, जितनी भी उसने पाथ लेंथ कवर की है, डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग टाइम, जितने समय में। तो एवरेज वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, इस तरह से लिख लेंगे एवरेज। तो टोटल पाथ लेंथ
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल, जितने समय में जो दूरी कवर की है, ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जिस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पढ़ा था, पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस बोल दो, उसमें और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा छोटा रहेगा या तो बराबर हो सकता है पाथ लेंथ के। उसी तरह से जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल्स टू होगी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये क्या होगा, वो स्पीड से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अगर मैं बोल दूं तुमसे एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्पीड होगी, एकदम से मैंने बोला अब बताओ मुझे स्पीड क्या होगी, तो जो मैंने बोला एकदम से एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी, उसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपली वेलोसिटी बोल सकते हैं। लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, मतलब मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक इतने के बीच में कितनी वेलोसिटी रही, तो अगर लिमिट डिसाइड कर दी है वेलोसिटी की तो वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बीकेम स्मॉल। ठीक है, तो वेलोसिटी को क्या किया दिया, लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंस टू 0 एवरेज वाली की, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जैसे हम डी एक्स ओवर डी टी भी लिख देते हैं। ठीक, ओके। स्मॉल चेंज, इसे क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बच्चों, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ गए। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, किसी भी क्षण, is equals to the slope of the tangent drawn on the position time graph at that instant। ठीक है, तो इसको भी कैसे समझ सकते हैं, उसी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखो, इस तरह से मैंने कोई कर्व बना दिया, ठीक है, एक्स और टी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। मैंने पूछा एक पॉइंट कोई दे दिया मैंने इस पर आपको, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, एक क्षण के लिए होगी ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस तरह से, तो एक्स एक्सिस और टेंजेंट के बीच बना एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप, ये क्या दे देगा हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या दे देगा हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको भी कैसे, टेंजेंट निकालेंगे, वही जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है, स्लोप अपॉन एक्स एक्सिस पर, वाई पर क्या होगा, यहाँ पर डी एक्स मान लो, छोटा सा चेंज होगा इतने पर्टिकुलर एक इस समय पर, अपॉन डी टी, टाइम में चेंज यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर डी टी, तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया, और स्लोप ही क्या बता दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8,
एवरेज एक्सेलरेशन, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है तुम्हारे चैप्टर में ना, वही यहाँ पर सब कुछ दी गई। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द चेंज अकर। वो समय जिसमें ये वेलोसिटी में चेंज आया है वो समय क्या है, अगर इसको हम चेंज इन वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। समझ में आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन को a बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ओके, अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा। हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी थी, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी एक लिमिट लगा दी थी, इस समय से इतने तक, ठीक है। द एवरेज एक्सेलरेशन एट द टाइम डेल्टा टी गोज टू 0 हो जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ए डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एवरेज की लिमिट लगाई है हमने, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी वी ओवर डी टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन 0 एंड द एक्स टी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस पर होगा एंड वीटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं इस तरह से कोई भी एक ग्राफ बनाऊं, इसमें वेलोसिटी और टाइम का कोई ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, तो इसका जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस से एंगल थीटा पर है, तो इस जो लाइन है इस लाइन का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। कैसे, स्लोप क्या होता है, जैसे हमने पीछे किया था बच्चों, समझ में आ रहा है, स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा। अगर थीटा ना हो तो बाई एक्सिस पर जो भी है अपॉन एक्स एक्सिस की क्वांटिटी स्लोप बताएगा। तो बाई एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम। चेंज अगर बोले तो डी टी होगा, डी टी लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन बन गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, मतलब स्लोप ऑफ वी टी कर्व जो देगा वो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ गया। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखो दूसरी बात ये लिख रहा है, अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन इज 0 है एंड द एक्स टी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, अगर मुझे एक्स और टी कर्व दिया है इस तरह से, ठीक है, एक्स टी कर्व दिया है इस तरह से, एक्स टी कर्व दिया है, ओके, और यहां से मुझसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन इस तरह से, तो क्या होगा, डी ओवर
dx ये स्लोप होगा, ये वेलोसिटी देगा। अगर मैं इसको ही फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्या होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो मुझे जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो गया। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा, जो एक्सेलरेशन निकला वो क्या है, कांस्टेंट। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को a इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि जो कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये बात यहाँ पर बोली। अगर वीटी ग्राफ मिला है तो स्ट्रेट लाइन का रुक जाएगा। समझ में आ गया। एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है इस तरह से, और उसका अगर हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स टी कर्व से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, और कांस्टेंट आने के बाद अगर हम उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वही यहाँ पर लिखा है, एक्सेलरेशन जो हो जीरो हो जाए। समझ में आ गया ये सब टर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, लिमिट कैसे है, कहाँ से क्या है, वी टी कर्व से क्या मिलेगा, एक्स टी कर्व से क्या मिलेगा। ठीक, अब आगे चलो। आगे क्या बोला है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एक्स टी ग्राफ जो होगा पैराबोला होगा। ठीक है, पैराबोला कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इस तरह से होगा कर्व पैराबोला, ऐसा ये भी हो सकता है। वाइल द बी टी ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन विद द टाइम एक्सिस। ठीक है, और जो बी टी ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन। अगर लिखा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो क्या होगा, एक्स टी कर्व पैराबोला होगा और बी टी कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, एरिया अंडर वी टी कर्व बिटवीन टाइम इंटरवल t1 और t2 इज इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं यहाँ पर देखो, इस तरह से मैंने v और t कर्व बनाया, वेलोसिटी और टाइम कर्व बनाया, और कुछ कर्व इस तरह से है ये। ठीक है, कैसा है ये, कुछ इस तरह का कर्व है। ओके, अब क्या बोला है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, ये है वी टी कर्व, और इसके अंदर का जो एरिया होगा वो क्या है, ये होगा। एरिया कौन सा होगा, ये जो मैंने ये येलो सेट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया। ठीक है, तो जो एरिया इस कर्व के द्वारा घेरा जाएगा वो क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कैसे, देखो देखो तुम यहाँ पर बच्चों, हम क्या लिख सकते थे, हम क्या लिख सकते थे बच्चों, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता था, जो वेलोसिटी होती थी वो होता था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अगर हम इसे नॉर्मल लिखें, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, इसे इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू डी टी हो जाएगा। ओके, अगर मैं लिमिट लगा दूं, यहाँ पर t1 है, ये है t2 है समय, और ये मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक कोई भी लिमिट लगा दी है। ठीक है, जीरो डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, और यहाँ पर अगर मैं लिमिट लगा दूं कि t1 से लेके कहाँ तक, t2 तक, तो ये क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व निकालने का फॉर्मूला पड़ा होगा, तो यही क्या है, एरिया
अंडर कर्व, ठीक है, T1 से T2 इंटरवल तक। तो इस कर्व का क्या एरिया निकाल सकते हैं? ये क्या एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व निकल आएगा, और वो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। किसके बराबर है ये डिस्प्लेसमेंट, dx क्या निकला डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर है। तो हमें पता चल गया जो VT कर्व होता है उसका एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो बताओ आगे बढ़े, बोलो समझ गए तो आगे बढ़े बच्चों। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, अ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में। 5 क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट हो जाए, टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, रिलेटेड बाय अ सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन, इन्हें बोलते हैं काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। जो 5 सेट ऑफ क्वांटिटी है लाइक डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबको एक तरह से रिलेट किया गया है और क्या इक्वेशन बनाई है, काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कि पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी। इसे ऐसे भी लिख लेते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को u मान लें और फाइनल को भी ऐसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये क्या है, काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t बराबर 0, क्या बोल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इनिशियल जब शुरुआत हुई है t बराबर 0 पर इज 0 है, इज 0। इफ द पार्टिकल स्टार्ट एट x बराबर x नोट, x इन द अबव इक्वेशन इज रिप्लेस्ड बाई x माइनस x नोट। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट हो x बराबर x नोट पर, इनिशियल पोजीशन उसकी x नोट हो, तो जो ये x लिखा है ना, इसे x माइनस x नोट से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ गया? अगर कोई भी पार्टिकल t बराबर 0 से स्टार्ट करा है तो ठीक है, अगर कोई पार्टिकल t बराबर 0 पर x नोट पर है तो यहाँ पर हम इस x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस x नोट से। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है काइनेमैटिक इक्वेशन है, ये क्या है आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्या दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देखो पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या दी है इन्होंने, पाथ लेंथ। क्या दी है, पाथ लेंथ। ये क्या है, एक तरह की दूरी है तो डिस्टेंस में नापेंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगी एल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी दूरी है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये है चेंज लेकिन होगी तो दूरी, तो मीटर में नापेंगे। और ये जो डायमेंशन है वो लेंथ की हो जाएगी एल। अब जो ये होती है वो डेल्टा एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। समझ में आ रहा है, फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में इधर ही मूव कर रहा है,
तो क्या है, इसमें डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, डायरेक्शन तो ये वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या होगा, उसकी जो पाथ की लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। पाथ लेंथ क्या होता है, स्केलर होती है। वही वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं v के ऊपर बार, और इंस्टेंटेनियस को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कोई सी भी वेलोसिटी है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर डायमेंशन लिखे तो m के लिए l और t s के लिए t, और इसका कर दो इन्वर्स, तो ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, d/dx एवरेज है, तो x2 माइनस x1 वेक्टर होता है, t2 माइनस t1 ऐसे लिख सकते हैं। वहीं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम लिमिट लगा देते हैं, तो इसी को हम d/dx लिख सकते हैं। अगर हम वन डायमेंशन की बात कर लें तो एक ही डायरेक्शन रहेगी, तो जो एवरेज बोले तो वेलोसिटी होगी वही इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगी। ओके, स्पीड। नेक्स्ट क्या है, स्पीड के बारे में बताया, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी जैसी हो जाएगी। ये क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो जो भी पाथ लेंथ है डिवाइडेड बाई टाइम। एक्सेलरेशन में दो तरह के एक्सेलरेशन, एक एवरेज एक इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर बार लगाकर, और जो नॉर्मल इंस्टेंटेनियस है उसे ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो m के लिए l, टाइम के लिए t माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी dv/dt। ठीक है, समझ में आ गया, dv/dt लिख लेंगे। अगर लिमिट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस बन जाएगा। समझ में आ गया, ओके, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमने ये जो थी अपना चैप्टर, इसकी समरी जो है वो कंप्लीट कर लिया, और आसपास की बातों को भी देख लिया है। ठीक, ओके बच्चों, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट इसी तरह की समरी के साथ समझेंगे, जानेंगे क्या कहना चाह रहा है और क्या क्या इसमें छुपा हुआ है, उसको हम निकालेंगे और देखेंगे। ठीक।